सीधे अहमदाबाद से आप देख रहे हैं आज तक दूसरे चरण का मतदान आज गुजरात में चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने जो आ रही हैं, कहीं कहीं पर बहुत लंबी लाइनें भी लगी हैं, बहुत उत्साहवर्धक वो तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही कुछ इलाकों में जहां पे धीमी रफ्तार से शुरुआत हुई है, 1 घंटे की वोटिंग जब हो जाएगी उसके बाद प्रतिशत आने की शुरुआत हो जाएगी, यानी कितनी वोटिंग चल रही है। फाइनल दौर के लिए यह मतदान शुरू हो गया है। पहले दौर का मतदान जब हुआ तो उसमें जो कम वोटिंग परसेंटेज था वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना था। लेकिन आज क्या गुजरात की जो बाकी इलाके यानी सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात की जो कंस्टिट्यूएंसीज वोट के लिए आज जा रही हैं, क्या वहां पर आज उसकी खाना पूर्ति हो जाएगी? क्या गुजरात बड़ी संख्या में निकलेगा? अपील यही की जा रही है। हम भी आपसे कह रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए, वोट डालना आपका अधिकार है, वोट जरूर डालिए चुनावों में। और हम आपको अलग अलग संवाददाताओं के पास लिए चले। उसके साथ ही हम ये भी बता दें कि हमारे साथ इस समय विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में संजय कुमार जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आंकड़ों के बहुत को अच्छे से समझते हैं, परखते हैं। उनसे भी हम समझेंगे इन वोटिंग परसेंटेज के सारे मायने। पहले हम गोधरा लिए चलते हैं जहां से पंकज उपाध्याय इस समय हमारे साथ हैं। पंकज, गोधरा चाहे मुद्दा वहां का जो भी हो, लेकिन बाकी इलाकों के लिए मुद्दा जरूर बन जाता है। इस बार तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर बयानबाजी हुई है, पर चूंकि सुबह का समय है, मैं आपसे पहले यह जानना चाहती हूं कि आपको कितना उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में? निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं? आप क्या मांगते हैं? नहीं, परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन ही मांग रहे। आपको लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है वो परिवर्तन लेके आएगी, वो कहते हैं कि उनको एक मौका दिया जाए। परिवर्तन नहीं चाहिए जो हमारी मस्जिदों को ताले लगवाए, हमें वो परिवर्तन नहीं चाहिए जो हमारे लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उनको आतंकी कहे, हमें वो परिवर्तन नहीं चाहिए कि जब हमारे बंदे कोरोना के अंदर लपेटे हुए और उनको कोरोना जिहाद के नाम पर जेलों में ठूस दिए जाए। हमें वो परिवर्तन नहीं चाहिए जो दिल्ली की सड़कों पर हमारे जवानों के सीनों को छल्ली कर दे और करवा दे। ऐसी पार्टियों वाला परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एज ए यंगस्टर आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? जब आप वोट डालने गए, आपके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर आपने वोटिंग करी है? सर, यंगस्टर का मुद्दा हमेशा ये आमतौर से चल रहा है कि रोजगारी उनको मिले, सबसे पहले अच्छी शिक्षा मिले, मुफ्त की शिक्षा मिले, और जो केजरीवाल जी बताते हैं वो शिक्षा नहीं, जैसे आमतौर पे अच्छी शिक्षा होनी चाहिए जिससे आगे जाके रोजगारी मिले, वो आमतौर पर यंगस्टर देखते हैं। और क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं कौन सी हैं जिनसे यहाँ का इलाका महरूम रह गया? क्योंकि सब लोग यहाँ पर मानो शिकायत कर रहे हैं। सर, यहाँ पे आप भी कैमरा लगा के देख सकते हैं, सड़कें अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ धूल सब वगैरह है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी सुविधा हमें तो नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है, जैसे कि पहले बॉटल मिलता था 500 के अंदर अंदर, अभी 1100 के करीब करीब मिल रहा है। ऐसी सब चीजें बढ़ा चढ़ा के मिल रही है जो हमें नहीं चाहिए। अब की बार परिवर्तन चाहिए। इस बार तो MIM की एंट्री भी हो गई है, वो भी बोल रहे हैं कि वो काफी परिवर्तन ला सकते हैं, उनको भी मौका दिया जाए। देखो, गुजरात के अंदर MIM आई तब गुजरात के अंदर मुसलमानों का वजूद आया है। बाकी मुसलमान तो गुजरात के चुनाव में कहीं था ही नहीं। सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस ने उनको समेट दिया था, 6 सीटों पर समेट दिया था। MIM आने के बाद गुजरात की सियासत में मुसलमान की एंट्री भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि MIM का कैंडिडेट जीत पाता है कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। ये वोटर ठीक है पंकज, इस समय अल्पेश ठाकुर की पत्नी से बात कर रही है हमारी संवाददाता गोपी घांगर, दिखाते हैं। અને પબ્લિક પણ જોવે છે કે કોણ કામ કરે એવું વિધાયક છે, એટલે આ રેલીમાં પણ જનતાનો એટલો બધો પ્રેમ મળ્યો, ડોર ટુ ડોર અમે ગયા એમાં પણ બહુ જ પ્રેમ મળ્યો, એટલે ફાઇનલી આ વખતે જીત પાકી છે, જનતાના પ્રેમથી જીત પાકી છે। આંદોલનનો ચહેરો હતા, આંદોલન પતાવી અને પછી રાજનીતિમાં ગયા અને હવે બીજેપીની અંદરથી પોતે કન્ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે। લાગે છે કે લોકો पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी, ये 3 ऐसे चेहरे थे जो कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द थे, लेकिन उसके बाद उनमें से 2 नाम जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। कितना उसका प्रभाव होगा इन चुनावों में वो साफ हो जाएगा। 8 तारीख को मतगणना है और उससे पहले आज हमारा एग्जिट पोल। लेकिन मिलन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर नारायणपुरा में आज अमित शाह वोट डालने आएंगे। उनका शेड्यूल तय है, किस समय आने वाले हैं?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां पर हम हैं वहां से अमित शाह जो पोल मैनेजमेंट और एक सोल्जर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैंपेन के लिए, पूरे इलेक्शन के लिए, वो यहां से वोट डालेंगे और पूरा रेड कारपेट यहां पर बिछा दिया गया है, रंगीला यहां पर बनाया गया है पूरे पोलिंग स्टेशन को। बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो यहां पर वोट करके आई हैं। इस वक्त आप वोट कर चुकी हैं मैम? हाँ। अच्छा, नाम मत लीजिएगा किसी पार्टी का या किसी कैंडिडेट का, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा महिलाओं के लिए अहमदाबाद की अर्बन सीटों पर? अच्छा रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा, परिवर्तन रहेगा, या फिर आप महंगाई रहेगा? महंगाई तो हर जगह होती है। हाँ। परिवर्तन का मुद्दा रहेगा। हाँ। तो देखिए श्वेता, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर हैं और नारायणपुरा और आसपास की जो सीटें हैं वो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, और क्या वोटर्स इस वक्त अपना चाल चलन बदलेंगे, क्या वो आम आदमी पार्टी भी कॉन्टेस्ट में है, क्या उनको भी वोट देंगे? लेकिन सवेरे सवेरे यहाँ पर जब हम फेज 2 में देखते हैं, अपील की जा रही है वोटर से ज्यादा तादाद में बाहर आए, लेकिन इतनी भीड़ इस वक्त किसी भी पोलिंग सेंटर में देखने को नहीं मिल रही है। बात हो रही थी अमित शाह की। जी, अमित शाह पहुंच जाएंगे 10:30 बजे तक, और साउथ गांधीनगर की सीट पे जैसे उन्होंने अल्पेश ठाकुर को फील्ड किया है, आपको भी पता होगा कि अल्पेश ठाकुर जो पिछली बार कांग्रेस में थे, राधनपुरा सीट से भी लड़े थे, वहां से हार गए थे, तो अमित शाह ने खुद कहा था कि क्योंकि ठाकुर वोट यहां पर है साउथ गांधीनगर में, अल्पेश ठाकुर को यहीं से लड़ना चाहिए, और मार्जिन जो जीत का होगा वो तय करेगा कि ये जो यंग कैंडिडेट्स हैं जो बीजेपी में अभी आए हैं उनका फ्यूचर कैसा दिखाई देगा यहाँ पर। लेकिन श्वेता, अहमदाबाद की जो 16 सीटें हैं उसमें घमासान जरूर है, और इतना दिलचस्प गुजरात चुनाव हो चुका है, पहली बार इतिहास में यहाँ पर त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अग्री करेंगे इस बात से?